बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के 5वें चैप्टर का तीसरा लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। गैसेस हम पढ़ चुके हैं पहले, अभी हम लिक्विड स्टेट पर बातें करेंगे। लिक्विड स्टेट की फिगर जो है ना वो आपको दिखाई गई थी। इसमें देखा गया था कि आप मालिक्यूल जो होते हैं गैसेस की निस्बत जो है ना वो कंपैरेटिवली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और इनकी इंटरमालिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो भी गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं, और इनके दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वो चूँकि बहुत कम होती हैं और वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वहाँ पर कोई मालिक्यूल आ सके। इस वजह से ये नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड्स को आप कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके मालिक्यूल भी तीनों तरह की मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जाते क्योंकि लिक्विड्स जो होते हैं इनका वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है। इंटरमालिकुलर फोर्सेस इनकी गैसेस की निस्बत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इनमें जो स्पेसेस होती हैं वो भी गैसेस की निस्बत जो है वो निस्बतन कम होती हैं। अब हम इनकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। आपकी किताब में जो पहली प्रॉपर्टी दी गई है वो है इवेपोरेशन। तो हम इवेपोरेशन पर कुछ बातें करते हैं। इवेपोरेशन को समझने के लिए मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ, एक फिगर आपके सामने बनाते हैं। ये फर्ज करें आपके पास एक बर्तन है, इसमें ये लिक्विड जो है वो मौजूद है। आप जानते हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल इन कांस्टेंट मोशन होते हैं, ये आपस में टकराते हैं, ये एक दूसरे के दीवारों के साथ टकराते हैं। जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये एनर्जी का एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से एनर्जी का लेन देन करते हैं। इससे कुछ मॉलिक्यूलों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। ये जो स्पॉन्टेनियस एस्केप है लिक्विड मॉलिक्यूल का इनटू गैसियस फेज, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बारे में एक बात याद रखिएगा कि ये खुद कार प्रोसेस है, खुद ब खुद होने वाला प्रोसेस है। आप गिलास में पानी डाल के उसे रख दें, आप देखेंगे पानी आहिस्ता आहिस्ता इवेपोरेट होगा। ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें नहीं है। तो ये जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एस्केप है लिक्विड मॉलिक्यूल का फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि इवेपोरेशन जो होती है ये क्या हर टेम्परेचर पे होती है, कहीं सिर्फ हाई टेम्परेचर पे होती है? अब याद रखें कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, सिर्फ इसकी रेट पे फ़र्क आ जाता है। जब आप टेम्परेचर लो कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लो कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त आप किसी हद तक कह सकते हैं कि इसकी रेट कम हो गई है। ये नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप अगर फ्रिज का बर्फ़ वाला खाना खोलें तो आप देखते हैं उसकी छत पे भी बर्फ़ लगी होती है, हालांकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है। इससे ये साबित होता है कि इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, बस उसकी रेट में फ़र्क आता है। जब आप लो टेम्परेचर कर देते हैं तो इसकी रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़रा स्लो हो जाती है, टेम्परेचर हाई हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज़ होगी। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चले गए हैं, ऊपर बर्तन खुला है, जिधर हवा चलेगी ये वेपर चले जाएंगे और ये जगह खाली हो जाएगी। जैसे ही ये जगह खाली होगी इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक सारे का सारा लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो गायब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अब ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है इससे कूलिंग पैदा होती है। मसलन आप नहा के अगर हम जब बाहर आते हैं, अगर आप पंखे के नीचे खड़े हो तो आपको ठंडक फील होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे जिस्म पर थोड़े से वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे ही जिस्म की हीट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं, जिस्म ठंडा हो जाता है। एक और भी इसकी एक्सप्लेनेशन की जाती है कि जो हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो जिस्म की हीट को एब्जॉर्ब करके उड़ जाते हैं, पीछे जो मॉलिक्यूल रह जाते हैं वो लेस एनर्जी वाले होते हैं, इसलिए हमें ठंडक फील होती है। ये आपने देखा होगा कि हम मिट्टी के बर्तनों में पानी ठंडा करते हैं तो उसमें भी यही फिनोमिनन होता है कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनके अंदर पोर्स होते हैं, जो हाई एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पोर से बाहर निकल जाते हैं और अंदर जो पानी रह जाता है वो कंपैरेटिवली ठंडा होता है, इससे हमें वो पानी ठंडा फील होता है। तो ये इवेपोरेशन है। अब इवेपोरेशन का इन्हिसार या डिपेंडेंस कुछ फैक्टर्स पर है, उन फैक्टर्स को हम देख लेते हैं। पहला है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इसे आप नेचर ऑफ लिक्विड भी कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लिक्विड बदलते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाती हैं। तो अगर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा है, यानी आपस में उनकी अट्रैक्शन ज्यादा है, तो कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। तो आप ये कह सकते हैं ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द लिक्विड, लेसर विल बी द इवेपोरेशन ऑफ दैट लिक्विड। यानी मॉलिक्यूलों के दरमियान जितनी अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना लेस लाइकली मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर हों तो मॉलिक्यूल ज्यादा इवेपोरेट होते हैं। अगर आप एक गिलास लेते हैं पानी और एक गिलास आप लेते हैं ईथर, दोनों आप रख दें, आप देखेंगे कि ईथर वाला गिलास जो है वो जल्दी गायब हो जाएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि ईथर के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, वो जल्दी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर राइज होता है, वो इवेपोरेट हो जाते हैं। लेकिन जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो जल्दी एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए पानी की जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो ईथर की निस्बत जो है वो कम है। तो ये पहला फैक्टर है जिस पर इवेपोरेशन का इंहिसार है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा फैक्टर जिस पर इसका इंहिसार है वो है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर राइज कर देते हैं तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है कि वो मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ऊपर चली जाती है उनकी तादाद बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कपड़े सुखाने के लिए जब हम छत पे डालते हैं तो गर्मियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी ड्राई होते हैं सर्दियों की निस्बत, क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है और जल्दी वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है और कपड़े ड्राई हो जाते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। और तीसरा फैक्टर जिस पर इसका इंहिसार है वो है सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया बढ़ा दें तो रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि अगर आप कपड़ा गीला करें, उसे इकट्ठा करके आप रख दें छत के ऊपर, बेशक रख दें, तो वो लेट ड्राई होगा। उसी कपड़े को जब हम फैला के डालते हैं तो उससे रेट ऑफ इवेपोरेशन तेज हो जाती है और वो जल्दी ड्राई होता है, क्योंकि आपने जब फैला के डाला है तो आपने बेसिकली उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया है। जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो तेज हो जाएगी। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन स्लो होती है, अगर टेम्परेचर हाई हो तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होती है, और अगर सरफेस एरिया ज्यादा हो तो भी रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो ज्यादा होती है। तो ये आपका पहला टॉपिक है इवेपोरेशन। अब इससे एक रेलेवेंट टॉपिक है वेपर प्रेशर। मैं उस तरफ जा रहा हूं। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम यही तस्वीर आपके सामने रखेंगे। वेपर प्रेशर के लिए मैं ये जो फिगर आपके सामने बनाई है इसी को लेकर चलता हूँ। इवेपोरेशन का प्रोसेस आपने देख दिया, बस आप एक फर्क करें, ये बर्तन जो है ना ऊपर से खुला है, हम इसे ऊपर से बंद कर देते हैं। अब भी ऐसे ही होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, दीवारों से टकराएंगे, एक दूसरे से एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। इससे कुछ मॉलिक्यूलों की एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो लिक्विड की सरफेस को छोड़कर गैसियस फॉर्म में चले जाएंगे, वेपर फॉर्म में चले जाएंगे। ये प्रोसेस इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन अब ऊपर बर्तन बंद है, ये नहीं है कि हवा चल रही है, ये वेपर चले गए हैं, ये लिक्विड उड़ता रहेगा। अब चूंकि बर्तन का ऊपर वाला हिस्सा बंद है तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि ये जो हवा है ये सैचुरेट हो जाएगी विद वेपर्स। जब ये वेपर से सैचुरेट हो जाएगी तो अब कुछ वेपर्स आपस में टकराएंगे और वापस वो लिक्विड फॉर्म में चले जाएंगे जब वो एक दूसरे से एनर्जी का एक्सचेंज करेंगे। अब ये प्रोसेस जो है ये कहलाता है कंडेंसेशन। आपके सामने दो ऑपोजिट चीजें आ गई हैं। अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाएं तो इसे इवेपोरेशन कहते हैं, अगर वेपर वापस लिक्विड फॉर्म में आए तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। दोनों का जो मजमूआ होता है इसे हम डिस्टिलेशन कहते हैं। ये डिस्टिलेशन का वर्ड भी आपकी किताबों में आएगा, तो यहाँ पर उसकी भी डिटेल आ गई है। डिस्टिलेशन मैं लिख देता हूँ। डिस्टिलेशन इज इक्वल टू इवेपोरेशन प्लस कंडेंसेशन, दोनों को मजमूई तौर पर हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ आप आए। एक ऐसी स्टेज आएगी कि जब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन
दोनों में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डेवलप होने का मतलब ये है कि जितने मालिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं उतने मालिक्यूल वापस आ रहे हैं। मतलब 10 मालिक्यूल वेपर फॉर्म में जा रहे हैं और 10 मालिक्यूल वापस लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। उस वक्त जब इन दोनों प्रोसेसेस के दरमियान में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाए, उस वक्त इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसे हम कहते हैं वेपर प्रेशर। Vapor pressure is the pressure exerted by the vapors of a liquid when its liquid and vapor state are in equilibrium। यानी जब किसी लिक्विड की वेपर स्टेट और लिक्विड स्टेट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हो तो उस वक्त इन वेपर्स का जो प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर कहते हैं। अब वेपर प्रेशर जो है इसका इन्हिसार भी दो फैक्टर्स पर है। पहला फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, आप पहले भी देख चुके हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या नेचर ऑफ लिक्विड। आपको पता है कि अगर किसी लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा हो तो वो इवेपोरेट कम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो रोकते हैं एक दूसरे को इवेपोरेट होने से। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगे तो कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, और जब मॉलिक्यूल ही कम इवेपोरेट होंगे तो सर्टेनली वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ ग्रेटर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लेसर विल बी द वेपर प्रेशर। और दूसरा फैक्टर जिस पर इसका इन्हिसार है वो है टेम्परेचर। जब टेम्परेचर हम हाई करते हैं तो ज्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में चले जाते हैं, और जब वो वेपर फॉर्म में चले जाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी टेम्परेचर राइज होने की वजह से बढ़ जाती है और वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना वेपर प्रेशर हाई होगा। मैं आपके सामने ग्राफिकल फॉर्म में एक फिगर रखता हूँ आपके सामने, जिसमें वेपर प्रेशर दिखाए गए हैं मुख्तलिफ लिक्विड्स के। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इधर आप लिखते हैं जी वेपर प्रेशर, इधर आप लिखते हैं टेम्परेचर। इथाइल अल्कोहल का जो आता है ग्राफ वो आपको इस तरह का मिलता है। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है वेपर प्रेशर राइज हो रहा है। इसके ऊपर ईथर आता है और क्लोरोफॉर्म आता है, इसके ऊपर ईथर और क्लोरोफॉर्म की लाइन है। वाटर की आपको लाइन जो है वो कुछ इस तरह की मिलती है। इस ग्राफ में भी आप देख रहे हैं हमने टेम्परेचर और वेपर प्रेशर में ग्राफ बनाया है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। और ये जो एक लाइन आपको मिलती है ये इथानोइक एसिड की है। ये पहली लाइन जो है ये क्लोरोफॉर्म की है, दूसरी इथाइल अल्कोहल की है, तीसरी वाटर की है और ये इथानोइक एसिड की है। और सभी ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आपको नज़र आ रहा है कि सभी केसेस में आप देखते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ये आपका टॉपिक है आज का। नेक्स्ट लेक्चर से हम बॉइलिंग पॉइंट पर बात करेंगे। थैंक यू।